अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में बातचीत करने के लिए दीपक शेनॉय जुड़े हैं, जो कैपिटल माइंड .इन के फाउंडर और सीईओ हैं। और दीपक को एक ऑलराउंडर की तरह भी जानते हैं हम। वैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ पर दीपक काफ़ी फोकस करते हैं, लेकिन इनसे समझते हैं कि इस करेक्शन के दौर में कहाँ फोकस करना चाहिए। दीपक, गुड आफ्टरनून। बहुत वीकनेस है मार्केट में इस समय। अब जिन्होंने शॉर्ट करके पैसा बनाने की कला ले ली हो, उनको तो ये मार्केट बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन जो हमारी जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो इस मार्केट में कैसे नेविगेट करें फिर? थैंक यू अनुज जी। आई थिंक ये मार्केट जो अभी जो गिरावट आई है, आई थिंक अबाउट 10-12% के करीब निफ्टी पे आई है। पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफी ज्यादा, मतलब कुछ स्टॉक्स 30-40% करेक्ट कर गए हैं। लेकिन ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के लिए तो नॉर्मल ही है कि अगर स्टॉक मूव होता है तो ऊपर की तरफ 40-50%, नीचे की तरफ 30-40%, ये नॉर्मल तरीके से, मतलब उनका रेगुलर ये होता है। और इस ये टाइम होता है कि आपको कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जो स्टॉक्स आपको शायद पहले खरीदने थे और आपने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, अब शायद उनमें मतलब इतनी अच्छी खासी करेक्शन आ गई है थी कि आप अभी पोजीशन बना सकते हो। पहले बहुत चर्चा थी शायद डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, या कुछ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स के बारे में, कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स के बारे में। वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, अब थोड़े से लेस एक्सपेंसिव हो गए हैं। ये नहीं है कि चीप हो गई है, कुछ कंपनीज अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उन कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिसमें ग्रोथ इतना ज्यादा है कि अगर आप पहले अगर आप 60 गुना देते थे अर्निंग्स के, पी रेशियो ऑफ 60, अभी आप पी रेशियो अगर 40 दे रहे हो, देन इट मे स्टिल बी ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ उनको उन ग्रोथ से ही अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। तो आई थिंक वो एक आया हुआ है। लेकिन ये चीज ये है कि सिर्फ शॉर्ट वाले लोग भी पसंद नहीं करना चाहते हैं। आई थिंक हमारे जैसे लोग, जो अगर आप अभी इन्वेस्टिंग फेज में हो तो आपको करेक्शंस अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं रहे हो, आप पैसा डाल रहे हो। अगर आप डाल रहे हो और प्राइसेस गिरे हैं तो आपके लिए अच्छा ही है लॉन्ग टर्म में। लेकिन आपको 5 साल 10 साल का मतलब नजरिया रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आप अभी देखें कि अभी मैं डाल दूंगा, फरवरी में अच्छा हो जाएगा, आई थिंक वो सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग टर्म सोच है तो ये मौका अच्छा है आपके लिए। और अभी डोनाल्ड ट्रम्प, आई थिंक उनका इनाग्रेशन होगा तो बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है आगे भी जाके। ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। आपको वेलकम करना चाहिए मोस्टली, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ओके दीपक, एक्सिस बैंक आप बाय कर रहे हैं क्या, स्पेशली आफ्टर लिसनिंग टू द मैनेजमेंट नंबर्स आने के बाद? मैंने ऐसे आई हैवंट फॉलोड द फुल कमेंट्री हियर, बट उनकी जो वी हैव 2 अदर बैंक्स, तो हमने उनको अभी वी हैवंट एडेड एक्सिस बैंक, लेकिन हमारे पास आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है थोड़ा सा। लेकिन आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द आरबीआई रेगुलेशंस की वजह से उनकी जो एनपीए रिकग्निशन है वो एक तरह से इंक्रीज हो गई है, इसलिए कि वो ग्रोथ नहीं कर सके इन सम पार्ट्स ऑफ द पर्सनल पोर्टफोलियोज। और उनकी जो काफी अच्छी ग्रोथ पोर्टफोलियोज थी पहले, वो थोड़ी सी मतलब उनके उनमें ग्रोथ कम हो गया। जैसे उनके क्रेडिट कार्ड्स में देयर वाज अ बिग चेंज लास्ट ईयर, तो उनके उसकी वजह से अभी उसका भी ग्रोथ कम हो गया है। लेकिन आई थिंक द अदर बैंक्स में भी बेटर। हम वेट करेंगे एक्चुअली सारे बैंक्स के रिजल्ट्स का, ताकि फिर हम एनालाइज कर सके कि कौन से बैंक्स में वी शुड फोकस। बट बैंक्स एक्चुअली काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गई हैं, एंड लार्ज, स्पेशली लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे आई थिंक लॉन्ग टर्म में पोजीशन लिया जा सकता है। एक्सिस के बारे में मेरे पास, आई मीन आई वी हैवंट इन्वेस्टेड येट। दीपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सेक्टर्स इनफैक्ट बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स, हालांकि नाम नहीं लिया आपने, लेकिन बताया कि काफ़ी अच्छे करेक्शन देखी गई और अच्छे वैल्यूएशन पे है जहां पे अभी एक बेट लग सकती है। कौन से स्टॉक्स अभी सर फिलहाल इस लिहाज से आपको अच्छे लग रहे हैं? अभी तो हमने अभी सारे जो हमारे पहले वाले पोर्टफोलियो स्टॉक्स थे उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं किया है, थोड़े से डिफेंस स्टॉक्स ऐड किए हैं। लेकिन अभी भी जैसे हमारा सबसे ज्यादा बड़ा पोजीशन एलआईसी ही है। और एलआईसी में जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, इसलिए कि वो जो उनकी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है, जो रफली 75% ऑफ देयर पॉलिसीज आर पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज, तो उसमें उनके जो प्रॉफिट शेयर है वो सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में वो लिया जाता है।
और वो इसलिए सबसे बड़ा क्वार्टर होता है। यूजली वो 5-6-7 हज़ार करोड़ प्रॉफिट पर क्वार्टर बनाती है, पर वो जो फोर्थ क्वार्टर में वो बल्क इसके 3 गुना ज्यादा वो प्रॉफिट यूजली बना देते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के प्रॉफिट्स उनके शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिया जाता है उस टाइम पे। आई थिंक उसकी वजह से इनकी प्रॉफिट्स आई थिंक थोड़ी सी बलून होंगी, वो नॉर्मल ही है। पर इसमें ये भी है कि इनके जो प्रॉफिट शेयर है, पहले 5% हुआ करता था, 7.5 और फिर 10% हो जाएगा, तो उनकी पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अच्छा ही रहेगा। लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए, क्योंकि आई थिंक और 2-3 साल लगेंगे बिफोर इट रियली शोज। ऐसे मेरे 2-3 और ऐसे स्टॉक्स हैं हमारे पास। रिलायंस भी है, काफी अच्छा पोजीशन, उनका रिजल्ट्स अच्छे आए थे। और अच्छे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी पोजीशन है ऑयल टू कंज्यूमर, उसमें प्रॉफिट कोई खास ग्रोथ नहीं था, लेकिन रिटेल में 10% ग्रोथ एंड जियो में 25% पैट ग्रोथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोथ वाज एक्चुअली क्वाइट गुड। आई थिंक उसमें अगर ज्यादा फोकस करने लग गए और उनके जो एआई और क्लाउड की जो ऑफरिंग्स हैं वो टेक ऑफ करने लग गई, तो आई थिंक वी हैव उनके वो रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरह से उनके ऑयल टू कंज्यूमर प्रॉफिट्स में थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी आ गई है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। They can replace it with the more technology-oriented companies, technology-oriented offerings. ओके, दीपक जी का ये व्यू रिलायंस पे है, याद रखिएगा, ये उनकी निजी राय है, और क्योंकि चैनल पे ये चली है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया इस राय के साथ साथ एक निजी राय ज़रूर रखें, कोई भी अगर आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन दीपक, मैं एक बार फिर से आता हूँ, आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात करी, उनकी ताजपोशी की। अभी पिछले 10 दिन में जो फॉरेक्स मार्केट में उथल पुथल हुई है, स्पेशली रुपी, जिसे कह रहे थे कि वो अभी भी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट करेंसीज में से है, लेकिन ये 84 से लेके 86-80 तक का जो रिट्रेसमेंट था वो काफ़ी शार्प था। आपकी इंस्टीट्यूशन से जो बात हो रही है या फिर आपके जो ग्लोबल काउंटर पार्ट्स हैं उनसे, तो क्या सेंस मिल रहा है? क्या अभी ये सेलिंग कंटिन्यू करेगी? आई मीन इसकी टेंडेंसी देखिए ना आप, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए रोज़, ये कब तक चलेगी? इसका कुछ अंदाज़ा आपको, कब ये रिवर्सल आएगा, कौन सा वो पॉइंट होगा या फिर इवेंट होगा? आई थिंक बिग इवेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज हैं वो एक बार क्लियर हो जाए, तो हमें पता चलेगा एक्चुअली इम्पैक्ट मतलब क्या किस तरह का इम्पैक्ट है इंडिया पे और हमारे कंपेटिटर्स पे। जैसे अगर चाइना देखें या फिर जापान या फिर यूएस के पास कनाडा और मेक्सिको है, उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। वो इम्पैक्ट एक बार क्लियर हो जाए तो आई थिंक सेलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, या फिर मतलब बढ़ेगी भी तो सडनली बढ़ेगी और फिर सेटल हो जाएगी, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी की वजह से काफी मतलब दबाव आ रहा है सेलिंग का। और ये इंडिया ही नहीं है, आई थिंक काफी कंट्रीज में, इमर्जिंग मार्केट्स में आउटफ्लोज आ रहे हैं। आई थिंक दैट इज नॉर्मल। अगर आप ऐसी चीज, ऐसे प्रेसिडेंट को लाए जो कहता है कि सब कुछ चेंज कर दूंगा, ग्रीनलैंड को टेक ओवर कर दूंगा, कनाडा को ये यूजुअली अमेरिका के प्रेसिडेंट इतने मतलब सनसनी चीज नहीं यूजुअली क्या करते। तो आई थिंक लोगों को डर भी लग रहा है कि किस तरह से अगर इस तरह से अगर वो कुछ चेंज कर दें तो शायद इकोनॉमी चेंज हो सकता है। बट आई यूजुअली अगर आप देखिए, लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। तो जब वो जो कुछ करेंगे और लोगों को इम्पैक्ट का अंदाजा होगा, तब इनकी थोड़ी सी मतलब फियर सेटल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मौका अच्छा है, क्योंकि वो अगर बेच रहे हैं और इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, तो एक तरह से इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर को ही बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि इतनी गिरावट आई है कि काफी अच्छे मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं इनमें। लेकिन ये भी है कि डॉलर का जो दबाव है अभी, वो इसलिए है कि आरबीआई ने अपना स्टांस चेंज कर दिया। जो पहले आरबीआई कहती थी कि हम इसको स्टेबल रखेंगे, उन्होंने स्टेबिलिटी को थोड़ा सा स्टेबिलिटी से थोड़ा सा दूर निकल गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है, जाए डेप्रिसिएट जितना होना हो जाए। होपफुली ये भी कहें कि जब अप्रिसिएशन का टाइम आएगा, जब पैसे वापस आएंगे बाहर से, तो ये कहें कि रुपया अप्रिशिएट भी हो जाए जितना अप्रिशिएट होना है।
तो शायद हमें फिर एक तरह से उल्टी तरफ का भी देखना मिल जाएगा। वो हमें लास्ट 2-3 ईयर्स में नहीं मिला है। आरबीआई ने रुपये को अप्रिशिएट नहीं होने दिया है, तो एक बार अप्रिशिएशन का भी टाइम आएगा तो शायद अप्रिशिएट। अब आप कह रहे थे कि आप इंडियन डॉलर ने सबसे अच्छा किया है। आप 10 या 15 साल का रिकॉर्ड देखिए अगर, तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट। सिर्फ ब्राजील हमसे वर्स्ट है शायद, क्योंकि उनके जो उनका इन्फ्लेशन हमसे बहुत ज्यादा था। लेकिन इंडिया इज अमंग द वर्स्ट इन द लास्ट 15 years, एंड इवन इन द लास्ट 5 or 6 years, इवन कंपैरिजन विद चाइना, हमारा डिप्रिसिएशन काफी ज्यादा हुआ है। 10 साल में चाइना का डिप्रिसिएशन 10 से 15% है, हमारा 80 to 85% है। तो आई थिंक हमने काफी कुछ देख लिया है, तो होपफुली ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी नेक्स्ट मंथ से आ जाए। नहीं, देखिए क्या है, वो तो डेमोक्रेसी में जो प्रजा चाहेगी वही राजा होगा। एक बात बताइए, अब इन्फोसिस यहाँ पर क्या करें? बहुत लोग कंफ्यूज थे कि ऐसा क्या हुआ था जो स्टॉक इतना गिर गया। थोड़ा आपका भी एक रीजनिंग हो जाए, और क्या करें स्टॉक में अब? अनुज जी, आई एम सॉरी, वी कांट कमेंट ऑन इन्फी। अच्छा, हाँ, भूल गया था मैं, आप इन्फोसिस पर किसी रीज़न से आप कमेंट नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो इन्फोसिस की बात छोड़ देते हैं, कोई और किसी और स्टॉक की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में क्या हो रहा है दीपक जी? हाँ, ये काफी न्यूज में है अभी। आई थिंक स्टॉक तो काफी मतलब अच्छा कर रही थी पहले। आई थिंक जो प्रोमोटर्स ने, उन्होंने स्टेक भी खरीदा था एक पी फंड से 530 के करीब। लेकिन उसके बाद से काफी मतलब रूमर्स भी थे, जो मतलब मैनेजमेंट ने आके बोला भी कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने बोला कोई रेड है, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े से उनके चेंजेस आए थे, और वो चेंजेस एक्चुअली उनके लिए अच्छे ही हैं कि अगर आप फ्रैंचाइज ले रहे हो तो पहले कैपेक्स कल्याण लिया करता था, और अभी कल्याण कह रहे हैं कि आप फ्रैंचाइजी लोगे तो कैपेक्स भी आप ही रखोगे, और इन्वेंट्री भी का कॉस्ट भी आपका ही होगा। इट इज नॉर्मल कि अगर जब ब्रांड का पावर बढ़ जाए तो वो ऐसी डिमांड्स कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। मतलब ये भी करते हैं कि एक्सपेंशन में ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आई थिंक उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे बिल्कुल नहीं आया है। स्टॉक प्राइस गिरती जा रही है। तो हमारे पास बाय द वे थोड़ी सी पोजीशन है इसमें, सो देयर इज वन ऑफ आवर पोर्टफोलियोज हैज इट। बट वी आर वेटिंग एंड वाचिंग कि किस तरह से फंडामेंटल्स में अगर कोई चेंज हो, देन हम इसको एक्शन ले सकते हैं। बट सो फार मैनेजमेंट हैज एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज। ऐसा कुछ हमें तो बाहर से ये नहीं लग रहा है। पर आई थिंक स्टॉक की जितनी गिरावट आई है काफी, इससे सेलिंग हैज बीन वेरी वेरी एग्रेसिव। सो वी हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स टू सी हाउ whether there's any fundamental changes, but I don't think there's any major मतलब रूमर्स की वजह से काफी चेंजेस हुए हैं, और हम उसको ध्यान में रखते हैं। ये नहीं कि हम बोल दें कि सब झूठ है या सब कुछ ये है, बट ये आई थिंक रिजल्ट के बाद एक और कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद ही पता चलेगा क्या सिचुएशन क्या है। तो रिजल्ट पे ध्यान रहेगी अभी कल्याण ज्वेलर्स पे। सर, इन्फोसिस के अलावा सर आईटी सेक्टर पे आपका क्या व्यू रहेगा? स्पेशली मिड कैप में कोई अच्छे स्टॉक्स को नजर आते हैं आईटी सेक्टर के? आईटी में एक्चुअली हमारे पास सिर्फ बड़े वाले स्टॉक्स हैं, इसमें कोई मिड कैप अभी तक हमने लिया नहीं है। ये अगेन यहाँ पे ट्रम्प का काफी उनके आने के बाद क्या होगा, वो कह रहे हैं कि इलीगल जो इमिग्रेशन है वो हटाएंगे, पर ये भी है कि वो शायद लीगल इमिग्रेशन भी हटा दे, थोड़ी सी वहां पे भी कम कर दें H1B इशुएंसेस या कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में इसमें इंडिया का बेनिफिट ही होगा। अगर वहां पे लोग नहीं मिल रहे हैं और उनको हायर किया जा रहा था H1B के जरिए, लोग वहां से सिर्फ यहाँ ऑफशोर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास लोग काफी हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं। एआई का थोड़ा इम्पैक्ट होगा जरूर, लेकिन मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली एआई का काम भी वो इंडियंस को ही सौंपेंगे। एक तरह से कि इसको आप मतलब आप किसी भी तरह से बना लो। मैं पहले अगर 10 लोगों को हायर करता था तो सिर्फ एक को हायर करूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो वो 1 या 2 या 3 जनों को हायर करेंगी, लेकिन वो इंडिया में करेंगी। और इसमें आई थिंक लार्ज कैप आईटी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, अगर ऐसे बढ़ते जाएं, और अगर इन लोगों ने अपनी एआई की जो स्किल सेट्स है वो इम्प्रूव करी हैं। Mid cap IT में I think some of the companies will start to do well. Some companies like who are serving the auto sector, L&T Technology Service का भी result I think काफी अच्छा आया था। तो companies like that which are doing a combination of engineering services
हमारे पास वहां पे अभी कोई पोजीशन नहीं है, वेट कर रहे हैं कि सारी कंपनीज एक बार रिजल्ट आ जाए तो फिर हम वी कैन टेक अ बिगर पोजीशन। बट ट्रम्प के पॉलिसीज पे हमारा स्टांस भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वो काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम वेट करके देखेंगे। एक हफ्ता ही तो है, अब देखते हैं क्या होगा। हाँ, अच्छा, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ एक ऐसे स्पेस पे, कैपिटल गुड्स पे, और इनफैक्ट कैपिटल गुड्स से ज़्यादा रेलवेज़ पे। आप देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट मार्च से रेलवेज़ में काफ़ी धीमापन है, क्योंकि चुनाव आ गए, फिर आचार संहिता, और आई थिंक उसके बाद से ही हमने बहुत सारी कंपनियों की जो कमेंट्रीज सुनी रिगार्डिंग देयर रेलवे ऑपरेशंस। मेरे ख्याल से कुछ कंपनियों ने अपने रेलवे कारोबार को बेच भी दिया। तो इस बजट में कैपेक्स को और स्पेशली रेलवे बजट को क्या फिनेंस मिनिस्टर जो है वो मेजर पुश दे सकती हैं? ऐसे में रेलवेज पे और ये कैप गुड्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? और आप लोग ऐड कर रहे हैं क्या प्री बजट इसको? प्री बजट तो नहीं, आई थिंक वे स्टिल वेटिंग, लेकिन हमने भी काफी अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम करी हैं रेलवेज में स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टॉक्स कुछ ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन अभी कैपिटल गुड्स में ये है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ठीक तरह से वापस आई नहीं है इलेक्शन के बाद से। मुझे लग रहा है कि इस बजट के बाद शायद इंक्रीज करें, इस क्वार्टर में ही इंक्रीज करें काफी ऑर्डर्स। पीएलआई पे का भी काफी बजट है जो एक्चुअली एलोकेट तो हुआ था, आई थिंक उसमें कोई डिसबर्समेंट ज्यादा नहीं हुए हैं, एंड वो भी आएगा आगे जाके। रेलवेज में स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो लॉन्च है वो शायद इस साल होगा, मीनिंगफुली इंक्रीज होगा, इंक्रीज होंगे वहां पे पोजीशंस। तो वहां पे काफी जो लॉजिस्टिक्स हैं और फिर जो लाइन इंप्रूवमेंट्स हैं वो दे विल बी दैट मूवमेंट। देयर कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ डीएफसी 2.0 स्टार्टिंग आल्सो, विच इज वो पहले जो दो लाइंस हैं वो नॉर्थ में है, नॉर्थ और ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट में है। साउथ की जो लाइंस है वहां पे अलग, इट्स नॉट डेडिकेटेड बट इट्स अ फ्रेट कॉरिडोर ऑफ अनदर सॉर्ट। लेकिन वहां पे भी आई थिंक काफी काम और इम्प्रूवमेंट्स होंगे, रीइंफोर्समेंट्स वगैरह। तो आई थिंक वो अगर जब अनाउंसमेंट आएगा उसमें भी, मतलब उसमें भी वक्त लगेगा। एक चीज ये है कि कुछ स्टॉक्स काफी ज्यादा भाग गए थे, आई थिंक वो थोड़े से करेक्ट होके नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स ग्रोथ पे आई हैं। आई थिंक दैट करेक्शन इज गुड, बट देन इफ द अनाउंसमेंट्स आर गुड वी विल बाय मोर। ये हमारा बिल्कुल सीधा ये वेट करेंगे बजट का कि उस पे क्या हो। कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म आई एम वेरी पॉजिटिव। आप ट्रांसफॉर्मर्स देखें या फिर आप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, बहुत सारा आई थिंक ग्रोथ है यहाँ पे। इंडिया ने अभी तक जितना खर्च किया वो इन द लास्ट 5-10 years उससे 2 times या 3 times शायद खर्च करेगी इन द नेक्स्ट 5 or 10 years। सो लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आप पोर्ट्स देखिए, अगर आप रोड्स देखिए, रेल देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, सारे में आई थिंक लॉट ऑफ सॉलिड इम्प्रूवमेंट्स कमिंग। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, स्पेशली प्री बजट कमेंट्स, और शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। ये सप्ताह